Good morning, friends. I am Aarti from Gupta's classes. अभी तक हमने प्रैक्टिकल पोर्शन की सभी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। आप चैनल पर जाकर सभी वीडियोस देख सकते हैं। उसमें सीईटी मतलब एचएएसएससी ने जितने भी कॉमर्स बेस्ड एग्ज़ाम्स लिए हैं उनमें जो भी आपके प्रैक्टिकल पोर्शन जो भी आया है, ठीक है, वो हम करा चुके हैं। आप वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो आप सपोर्ट भी कर सकते हैं एक सब्सक्राइब कर, ठीक है। अब हम जल्दी जल्दी जो थ्योरेटिकल पोर्शन में से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ओके, कोशिश करेंगे कुछ धीरे धीरे करके सभी क्वेश्चंस हम इस वीक में कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है। देखिए आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द डिडक्शन अलाउड बाय क्रेडिटर्स टू डेटर। क्रेडिटर जो है डेटर को विद अ व्यू टू एनकरेज क्विक एंड प्रॉम्प्ट पेमेंट, यानी कि एक क्रेडिटर जो है वो डेटर को पेमेंट प्रॉम्प्ट पेमेंट यानी कि एकदम से पेमेंट करने के लिए जो डिस्काउंट देता है वो क्या होती है, वो आप सभी को पता है, कैश डिस्काउंट। आपके जो डिस्काउंट होती है वो मेनली टू टाइप्स की होती है, ठीक है। वो आपके पास कितनी होती है, टू, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट नॉर्मली जो सबको दी जाती है परचेजिंग पर, ठीक है। और जो कैश डिस्काउंट होती है वो उन्हीं पर्सन्स को दी जाती है जो कैश में पेमेंट करते हैं। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट। प्रैक्टिकल पोर्शन में अब नहीं कराऊंगी क्योंकि प्रैक्टिकल पोर्शन जो है वो हम करा चुके हैं। उसके लिए हमने अलग से वीडियोस अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से देखिएगा। ओके, आगे देखिए क्या है। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ करेक्ट वन। आपको पता है कि करेक्ट वन आपको बताना है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बैलेंस शीट होती है आपके पास, ठीक है, आप बैलेंस शीट में एक होता है एसेट्स, एक होता है आपके पास लाइबिलिटीज़, ठीक है। एसेट्स जो है वो लाइबिलिटीज़ के इक्वल होती है, बट इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो लाइबिलिटी प्लस में कैपिटल, ठीक है। और या फिर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के साथ साथ और क्या लिख सकते हैं हम इसे, इसे आप लिख सकते हो कि जो है आपके पास ऑनर्स फंड, कैपिटल को हम क्या लिख सकते हैं, ऑनर्स फंड। जो ऑनर्स के फंड हैं प्लस में लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स, ठीक है। अब देखिए आपके पास दिया हुआ है एसेट्स प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू कैपिटल, ये गलत है, ठीक है। लाइबिलिटी माइनस रिजर्व, ये भी गलत है। कैपिटल प्लस एसेट्स, ये भी गलत है क्योंकि एसेट्स तो जो है वो लाइबिलिटी और प्लस कैपिटल के इक्वल होती है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, यानी कि देखिए अभी मैंने आप बताया कि एसेट्स जो है वो किसके इक्वल होती है, ऑनर्स फंड प्लस में लाइबिलिटी। अब इन्होंने यहाँ पर क्या किया, लाइबिलिटी को ये अपोजिट साइड ले आए, तो एसेट्स में से लाइबिलिटी को क्या माइनस कर दिया, तो वो किसके इक्वल आ गया, ऑनर्स फंड के इक्वल आ जाएगा। ओके, इज इट क्लियर। नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये आप कर चुके हो, ठीक है। वैसे भी सिंपल है कि मिस्टर एक्स परचेज गुड्स कॉस्टिंग, उसने 30,000 की गुड्स परचेज किया है एट ट्रेड डिस्काउंट, 5% ट्रेड डिस्काउंट है और कैश डिस्काउंट कितना है, 1%। तो परचेज अकाउंट में वो कितना अमाउंट शो करेंगे। ओके, तो परचेज अकाउंट में कितना अमाउंट शो करेंगे, परचेज अकाउंट में तो वो सिर्फ कितना, टोटल ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो अमाउंट आएगा वही शो करेंगे, क्योंकि कैश डिस्काउंट तो एक क्या होता है, उन्हीं को दिया जाएगा जो कैश पेमेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इन हायर परचेज सिस्टम एसेट्स अकाउंट इज डेबिटेड विद डैश ऑफ द एसेट्स इन बुक्स ऑफ हायर परचेज, ठीक है। एसेट्स अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, लेकिन किसके साथ, कैश प्राइस के साथ, किसकी बुक में, हायर परचेजर की बुक में, ठीक है। जितना भी कैश प्राइस होगा उसका, ठीक है, उस अमाउंट से हम क्या करेंगे, उसे डेबिट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिकल है, ये हम नहीं करेंगे, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट, कैपिटल एट द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इन केस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। जो स्टार्टिंग की कैपिटल यानी कि ओपनिंग कैपिटल है उसको आप सिंगल एंट्री सिस्टम में इज एसरटेन्ड बाय प्रिपेयरिंग, कैसे फाइंड आउट यानी कि कैसे एसरटेन करते हो, ठीक है। वो हम क्या बनाते हैं उसके लिए, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। सिंगल एंट्री सिस्टम में याद रखनी है ये चीज़ें आपको।
इनमें से क्वेश्चंस आपके बहुत से क्वेश्चंस रिपीटेड भी होते हैं, ठीक है। आपको कोशिश करना है कि जब आप ये क्वेश्चंस करो एटलीस्ट माइंड मेकअप करके करो, माइंड में इन क्वेश्चंस को सेट कर लीजिए। इनमें से आपको टोटल क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस, 5 to 10 क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिल सकते हैं, और बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो क्या होता है इसी टाइप के मिलेंगे आपको। जब आप ये क्वेश्चंस कर लोगे तो इससे आपको क्या होगा, एक माइंड में इमेज बन जाती है, राइट, जिससे आप क्वेश्चंस पढ़ते हुए क्वेश्चंस करते हुए हेजिटेट नहीं होंगे। इसके बाद आता है इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशन क्या होती है, इसकी आपके पास इनहेरेंट लिमिटेशन यानी कि जो उसी के अंदर होती है, ठीक है। ट्रू एंड फेयर व्यू ये लिमिटेशन नहीं है, कॉन्फिडेंशियलिटी ये भी लिमिटेशन नहीं है, इंटीग्रिटी भी नहीं है। अनडिडक्टेड फ्रॉड, कुछ फ्रॉड्स ऐसे होते हैं जिनको आप अनडिडक्ट यानी कि डिडक्ट ही नहीं कर सकते, ओके, तो वो एक लिमिटेशन हो जाती है ऑडिट की, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश रिस्क इज़ एन अवॉइडेबल इन नेचर। ऐसा कौन सा रिस्क है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, एंड आर बाउंड टू अराइज सिंस अकाउंट्स आर ससेप्टेबल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वो एक संवेदनशील यानी कि वो अकाउंट्स के ऊपर इफेक्ट होता है उसका, तो वो देखो कंट्रोल होगा तो थोड़ा बहुत आप कंट्रोल कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, यानी कि ये अवॉइड भी हो सकता है, बट इनहेरेंट जो उसी के अंदर होगा वो आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डैश इज एन एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स अ क्वेश्चनिंग माइंड एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस, ठीक है। यानी कि आपको क्या बताना है, वो एटीट्यूड बताना है जो उसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। माइंड, क्वेश्चनिंग माइंड, वो क्या होता है, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म सिज्म, यानी कि उसका संशयवाद, वो उसमें जो होता है वो असेसमेंट करते हुए अगर उसके पास कोई ऐसा उसके माइंड में कुछ ऐसा डाउट है तो वो वहाँ पे मतलब कि इफ़ेक्ट करता है, ओके। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर इज, जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, वो क्या है, इनमें से प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नो, ये तो अकाउंटेंट करते हैं। डिटेक्ट फ्रॉड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्सप्रेस ओपिनियन, जो ऑडिटर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए ये क्या है, डिटेक्ट फ्रॉड, ये तो ऑब्जेक्टिव है ऑडिटिंग का, ठीक है। तो इसका ऑडिटर जो है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपना ओपिनियन देना, जो भी उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उन सबको चेक करने के बाद जो है वो एक अपना ओपिनियन देता है, डिसीजन कभी नहीं देता, ओके। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑडिट मटेरियलिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शन होती है, वो ऑडिट रिस्क की, ओके। देखिए ये सभी क्वेश्चन आपके ऑडिट से हैं, अब आपको पता लगना चाहिए कि ऑडिट से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, डैश इज ऑडिट और वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स और एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टिन्यूसली एज द ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। कॉन्टिन्यूसली यानी कि ट्रांजेक्शन्स होती है तभी तभी वो कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट, ठीक है। जैसे जैसे एक्टिविटी होती है साथ साथ उनका ऑडिट कर देना, ओके, वो होता है कॉन्करेंट। स्टैच्यूटरी ऑडिट जो होता है वो एक गवर्नमेंट के पर बेसिक होता है, यानी कि गवर्नमेंट कराती है स्टैच्यूटरी ऑडिट, ठीक है। उसके बाद टैक्स ऑडिट, टैक्स से रिलेटेड लाइबिलिटीज़ को फाइंड आउट करना, उससे रिलेटेड अकाउंट्स और इन सब का करती है। कॉस्ट अकाउंट यानी कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी, जो टोटल कॉस्ट है ये सब देखना, ये ऑडिट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कॉन्टीन्यूअस ऑडिट भी रेगुलरिटी यानी कि वो रेगुलर इंटरवल पे भी हो सकता है, इरेगुलर इंटरवल पे भी हो सकता है। रेगुलर इंटरवल यानी कि हर 2 महीने बाद आप ऑडिट करा रहे हो, और इरेगुलर कभी 2 मंथ बाद हो रहा है, कभी 4 मंथ, कभी 6 मंथ, जो डिफरेंस सेम ना हो, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इसके बाद आपके पास आता है आइडेंटिफाई नोस्ट्रो अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखिए आपके पास बैंक से रिलेटेड जो होते हैं 2 अकाउंट इस टाइप के होते हैं, एक होता है नोस्ट्रो, एक होता है वोस्ट्रो। देखिए आप इसे भी समझ लीजिए, एक बार मैं आपको एक पिक्चर दिखा देती हूँ।
एक मिनट, ये देखिए, एक सेकेंड रुकिए। वेट कीजिए, गैलरी, ये देखिए, एक आपके पास आता है नोस्ट्रो, एक होता है वोस्ट्रो। नोस्ट्रो अकाउंट में क्या आता है, हमारी मनी उन दूसरों के बैंक में डिपॉजिट, जैसे अकाउंट हेल्ड बाय आवर बैंक इन फॉरेन करेंसी। नोस्ट्रो में फॉरेन करेंसी में करते हैं दूसरे बैंक में, और वोस्ट्रो में आपके पास वही क्या चीज़ हो जाती है, वो फॉरेन बैंक करता है बट डोमेस्टिक करेंसी में। देखिए अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, आपको बताना है नोस्ट्रो। नोस्ट्रो में क्या था, नोस्ट्रो में था कि जो है फॉरेन करेंसी में करता है अनदर बैंक के साथ। बैंक ऑफ अमेरिका होल्डिंग सुपर अकाउंट विद एसबीआई इन दिल्ली, नो। एसबीआई होल्डिंग अकाउंट इन अनदर बैंक ऑफ इंडिया, नो, ये भी बैंक ऑफ इंडिया है। एसबीआई सेविंग अकाउंट, नो, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अमेरिका के बैंक ऑफ अमेरिका में एसबीआई के जमा यूएस डॉलर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, डैश आर द प्राइस बैंड्स दैट सेट द अपर एंड लोअर लिमिट। ठीक है, विद इन विच अ स्टॉक कैन फ्लक्चुएट इन अ पर्टिकुलर डे। अब देखिए, जब आपने स्टॉक मार्केट देखी है, उसमें क्या होता है, एक दिन में रेट में हर सेकंड में फ्लक्चुएशंस होती हैं। ठीक है, उसमें जो अपर और लोअर लिमिट होती है वो कौन सेट करता है, सर्किट फिल्टर। इसमें क्या होता है, सर्किट फिल्टर में ये गिवन होता है कि लोअर कितना प्राइस इसका जा सकता है, लोअर लिमिट गिवन होती है इसकी, और अपर लिमिट, यानी कि अपर लिमिट भी गिवन होती है कि ऊपर तक अगर जाएगा तो वो किस लिमिट तक, कहाँ तक प्राइस इसका जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो चुका है आपका। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल शोज, जब वर्किंग कैपिटल में शो होता है तो वो क्या शो करता है, वर्किंग कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो वो क्या शो करता है, आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। ठीक है, कि आपने फंड्स का यूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इज़ अ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग विच डिफ्रेंशिएट्स बिटवीन। अब देखिए, वो टेक्निक आपको बतानी है जो क्या करती है, डिफरेंस बताती है फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट में, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वो होती है आपकी मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, एनी वेरिएबल कॉस्ट टू प्रोडक्ट्स, ये आपकी क्या हो जाती है, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, उन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो आपके पास क्या हो जाती है, मार्जिनल कॉस्ट। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, ये निकलता है आपका फिक्स एसेट्स अपॉन, या तो आप नीचे लिख सकते हो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स माइनस जो वेरिएबल कॉस्ट लोगे वो पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट की सेल्स प्राइस, एक की वेरिएबल कॉस्ट, और या फिर जो सेल्स माइनस वेरिएबल आपके पास आ जाता है उसको आप बोलते हो कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्या भी लिख सकते हैं, फिक्स एक्सपेंसेस अपॉन में, सॉरी एसेट्स नहीं, फिक्स एक्सपेंसेस अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये आपका होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ये फॉर्मूले, ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिफरेंट डिफरेंट वेज में आप लिख सकते हो। जैसे क्वेश्चन में ये भी लिखा आ सकता है कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो आपको वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। सेल्स माइनस वेरिएबल गिवन होगा तो वो गलत होगा, सेल्स माइनस वेरिएबल पर यूनिट होगा तो वो ठीक होगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल हम नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश इज अ टेक्निक विच इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट विच ईच कॉस्ट ड्राइविंग, हर कॉस्ट ड्राइविंग के साथ जो भी एक्टिविटी है, एंड मेकिंग इट एज द बेसिस फॉर अपॉर्चमेंट असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट ओवर डिफरेंट कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स, जॉब्स, प्रोडक्ट, कस्टमर एंड सर्विस। यानी कि देखिए क्या है, हर चीज़ के आधार पे, जैसे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं उसके, जॉब्स क्या हैं, प्रोडक्ट क्या है, कस्टमर क्या है, सर्विसेज क्या है, इन सब के आधार पर क्या करते हैं वो, ठीक है, कॉस्ट की पहचान करते हैं। तो वो कौन सा एनालिसिस होता है, जिसमें हम ABC एनालिसिस, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, कस्टमर्स, हर चीज़ पर डिपेंड होकर कॉस्ट को क्या करते हैं, असाइन करते हैं, कॉस्ट को एनालाइज करते हैं कि कितना कॉस्ट होगा। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
डैश इज अ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन विच रिवील्स द स्टीडली डिक्रीजिंग कॉस्ट, ठीक है, फॉर द एकम्प्लिशमेंट ऑफ अ गिवन रिपीटेटिव ऑपरेशन। यानी कि देखिए हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। जब किसी एक समान ऑपरेशन का दोहराव बढ़ता जा रहा है, जब वो रिपीट होता जा रहा है, तो डैश गुणोत्तर श्रेणी यानी कि ज्योमेट्रिकल जो प्रोग्रेशन सीरीज होती है, ठीक है, उसमें जो बारंबार होने वाले ऑपरेशन को पूरा करने के लिए लगातार कॉन्टिन्यूसली जो घटती जा रही है कॉस्ट, उसका खुलासा कौन करता है? लर्निंग कर्व। कर्व से हमें पता है कि कितनी कॉस्ट बढ़ रही है, कितनी घट रही है। प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, ठीक है। डैश इंडिकेट्स द लेवल ऑफ ऑपरेशन बिलो विच इट इज़ नॉट जस्टिफाइबल टू परस्यू प्रोडक्शन। यानी कि देखिए इसमें उस लेवल को कौन बताता है जिससे नीचे जाकर हम जो है प्रोडक्शन को प्रोडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है, एक तरीके से प्रोडक्शन को जारी नहीं कर सकते, ठीक है। ब्रेक इवन पे तो हम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहाँ पर कॉस्ट और रिवेन्यू आपका इक्वल होता है, ठीक है। इन डिफरेंस पॉइंट नहीं, डिफरेंस पॉइंट नहीं, शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट एक यहाँ से देखिए क्लियरली पता लग रहा है कि जहाँ पे हम प्रोडक्शन को कंटिन्यू नहीं रख सकते वो होता है शट डाउन, यानी कि बंद कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रोडक्शन बंद कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए वर्चुअल एक्सेस मेथड इज़ यूज्ड। वर्चुअल एक्सेस मेथड जो होता है वो किसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट, डैश इज़ द प्राइस विच वन यूनिट ऑफ फर्म चार्जेस फॉर अ प्रोडक्ट सप्लाइड और सर्विस रेंडर्ड टू अनदर सब यूनिट टू द सेम ऑफ सेम फर्म। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, इसने बोला है कि वह प्राइस है जो किसी फर्म की एक यूनिट उसी फर्म की किसी सब यूनिट में पहुंचाए गए प्रोडक्ट या फिर प्रदान की गई सर्विस के लिए चार्ज, वो होती है ट्रांसफ़र। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक ही फर्म में एक जगह से दूसरी जगह उसको क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए, डैश इज़ अ बजट विच बाय रिकॉग्नाइजिंग द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड सेमी वेरिएबल और वेरिएबल कॉस्ट इज़ डिज़ाइन टू चेंज द रिलेशन टू लेवल ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। मतलब कि कौन सा वो बजट ऐसा होता है जिसमें फिक्स, सेमी वेरिएबल और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में हम क्या करते हैं, डिफरेंस को इंक्लूड करते हैं और एक्टिविटी लेवल के बदलने के साथ साथ उसको डिज़ाइन किया जाता है। अब देखिए सिंपल पता लग रहा है कि के साथ साथ हमें चेंज करना है। चेंज यानी कि चेंज किस में होता है, फ्लेक्सिबिलिटी में। तो वो कौन सा बजटिंग होगी, फ्लेक्सिबल बजटिंग, ओके। नेक्स्ट देखिए, ट्रेंड एनालिसिस इज सिग्निफिकेंट फॉर। ट्रेंड एनालिसिस किसके लिए होता है, ये फोरकास्टिंग एंड बजटिंग के लिए होता है, ठीक है। ट्रेंड पता लगाना कि आगे बिजनेस बढ़ेगा कम होगा जो भी है, ये क्या होता है, ये आपका फोरकास्टिंग और बजटिंग में हेल्पफुल होता है, ठीक है। आगे है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जो है वो क्या है, प्रोडक्शन सेंटर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम्ड बाय एक्टिविटी आर ग्रुप्ड इनटू। कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम, जितना आपने रिसोर्स को यूज़ कर लिया है उनकी जो कॉस्ट है वो किस में आएगी, कॉस्ट पूल। कॉस्ट रिसोर्स और कॉस्ट पुल, इन दोनों में डाउट है, इस क्वेश्चन को एक क्लियर करेंगे। 1 मिनट रुकिए आप, ठीक है। इसको मैं बाद में एक बार क्लियर कर दूंगी आपका कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या आएगा, 83 क्या है, ए कंपनी अदर देन इंडियन कंपनी वुड बी अ रेजिडेंस इन इंडिया, ठीक है। ईयर कौन सा दिया हुआ है, 12-13, इफ़ ड्यूरिंग दैट ईयर इट्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड। कब माना जाएगा उसको, जब उसका पूरा इंडिया में ही होगा, ठीक है। इसका फाइनेंशियल ईयर गिवन है ना, तो तभी मानेंगे हम अगर वो उस ईयर में इंडिया में होगी, ठीक है। अब देखिए, वेयर एन एसएससी हैज़ 2 हाउस प्रॉपर्टीज़ फॉर सेल्फ। अगर उसके पास 2 हाउस प्रॉपर्टीज़ हैं खुद के लिए, द बेनिफिट ऑफ नील एनुअल वैल्यू विल बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ प्रॉपर्टीज़। नहीं, एनी वन, किसी भी एक में, ठीक है। वो भी किसके ऑप्शन पे, एसएससी के ऑप्शन पे, कि वो कौन से को नील लेगा और कौन सा उसको टैक्सेबल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
where there is a decision to increase the DNS allowance in March 2012 with retrospective effect from 1st April 2009, and the increased DA received in April 2012. The increase is taxable. जो इंक्रीमेंट हुआ है वो कब टैक्सेबल होगा? प्रीवियस ईयर में 11-12, ठीक है। मार्च 12 तो 12-13 में तो नहीं हो सकता, ठीक है। 10-11 में भी तो प्रीवियस ईयर पे ही हम टैक्स लगाते हैं ना, तो प्रीवियस ईयर का आपको टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। इनकम फॉर लेटिंग ऑफ मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर इज चार्जेबल टू। किराए पर जब आप मशीनरी प्लांट एंड वो देते हो तो उससे जो इनकम होगी वो किस में चार्जेबल होगी? ऑलवेज ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं, अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इफ़ नॉट चार्जेबल अंडर द हेड, ठीक है। देखिए अगर वो या तो इसमें हो सकता है या इसमें, तो वही है कि इसमें अगर आपने नहीं किया है तो वो कौन से हेड में चली जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन मनी? मनी को कौन बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है? इट इज़ अ मीडियम फॉर प्रोड्यूसिंग कैपिटल गुड्स, इट इज़ अ मीन फॉर रीडिस्ट्रीब्यूटिंग वेल्थ अमंग पीपल, इट इज़ अ कॉमन डिनोमिनेटर फॉर मेजरिंग वैल्यू। यही पता लग रहा है कि एक कॉमन डिनोमिनेटर है, यानी कि एक कॉमन डिनोमिनेटर बन गया है जिससे हम हर चीज़ की वैल्यू को क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, convertibility to the Indian rupee implies that, convertibility to the Indian rupees implies that, ठीक है। क्या दिया हुआ है? द इंडियन रुपी कैन बी एक्सचेंज्ड बाय द ऑथोराइज डीलर फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन, नो। द इंडियन रुपी कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर एनी मेजर करेंसी फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, नो। जब द इंडियन रुपी कैन बी एक्सचेंज फॉर एनी मेजर करेंसी, ठीक है, मेजर करेंसी फॉर पर्पज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, राइट। नेक्स्ट, इन द context of balance of payment portfolio investment, देखिए अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट पोर्टफोलियो गिवन है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किस में होती है? शेयर्स में। शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो। अब देखिए, टेक ओवर ऑफ सॉरी, टेक ओवर ऑफ फॉरेन कंपनीज, नो। परचेज ऑफ रियल एस्टेट इन फॉरेन कंट्रीज, नो। परचेज ऑफ शेयर्स इन फॉरेन कंपनीज, ये ठीक होगा क्योंकि जो पोर्टफोलियो है वो क्या होती है? इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज नॉन डेप्ट क्रिएटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो, ठीक है। यानी कि नॉन डेप्ट क्रिएटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो कौन सा है इसमें से? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। द ग्रोथ प्रोसेस दैट इज सस्टेनेबल एंड इल्ड ब्रॉड बेस्ड बेनिफिट एंड इंश्योर क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इज टर्म्ड एज, यानी कि ग्रोथ प्रोसेस जो सस्टेन है, ठीक है, और हम क्या करते हैं, और ब्रांड बेस जो है, ब्रॉड बेस पे वो क्या देती है? फ़ायदे देती है। तो उनको इंश्योर जो करती है टर्म वो क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि वो क्या कर रही है? वो सबको इंटीग्रेट करके, इंक्लूसिव करके, ठीक है, ऑल टर्म, ठीक है, इक्वेलिटी में। नेक्स्ट, क्रेडिट विल कॉन्ट्रैक्ट व्हेन, क्रेडिट जो है वो कब कम होता है? सिकुड़ता कब है? जब, देखिए क्रेडिट का मतलब पब्लिक जो उधार लेती है वो कब कम लेगी उधार? जब बैंक की इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। जब अब मान लो बैंक अगर तुम्हें 1% पे इंटरेस्ट दे रहा है तो आप ले लोगे लोन ईजिली। अगर वो 1% से वही 6% रेट कर देता है तो आप बहुत सोच समझोगे, ठीक है, कि आप लोन लो या ना लो। तो जब बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, बैंक की जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो क्या होता है? जो क्रेडिट है वो क्या हो जाता है? कम, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, यानी कि कम हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? बैंक रेट इज रेज्ड। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस अकर ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन बोरोवर्स एंड लेंडर्स एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन, ठीक है, वो कौन सी सिचुएशन होती है
ठीक है, उधार जब जो बोरोवर्स यानी कि जो ठीक है, लोन लेने वाले और लोन देने वाले, ठीक है, जब ये उम्मीद रखते हैं कि इन्फ्लेशन हो भी सकता है, ठीक है, इन्फ्लेशन की उम्मीद रखते हैं, तो वो कौन सी सिचुएशन को, ठीक है, तो वो कौन सी सिचुएशन होती है तब, द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सीड्स रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो नॉमिनल रेट है वो एक्सीड कर जाती है रियल रेट से जिस पे आपने क्या दिया है, लोन दिया है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से चीज़ पे टैक्स वसूलती है, कैपिटल गेन पर। आगे देखिए, लीड बैंक स्कीम इज डिज़ाइन टू, जो लीड बैंक है उसको, लीड बैंक की जो स्कीम है उसको किसके लिए डिज़ाइन किया गया है, रेगुलेट द यूज़ ऑफ क्रेडिट। जो लीड बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, किसी कंसंट्रेटेड एफर्ट्स के लिए एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मोर सॉरी, तो क्या कहते हैं, जो लीड बैंक स्कीम है वो किसके लिए डिज़ाइन किया गया है, कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स ऑफ अ बैंक इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कंसंट्रेटेड एफर्ट्स करने के लिए। ओके, अब देखिए, विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज बेस्ट सूटेड फॉर इंटीरियर डेकोरेटर, इंटीरियर डेकोरेटर के लिए कौन सी जो है कॉस्टिंग बेस्ट होती है, मेथड बेस्ट होता है, वो होता है जॉब कॉस्टिंग, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का प्रॉपर्टी टैक्स, टैक्स फिक्स्ड होता है कॉस्ट पे, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी फिक्स्ड होता है, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल की जो कॉस्ट है वो चेंज होती रहती है, जितनी यूनिट्स आप यूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग आपकी चेंज हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लान्ड रिजल्ट देन एन एंटरप्राइज एम्स टू अटेन, बजट, बजट एक प्लान्ड रिजल्ट होता है जिससे एक एंटरप्राइज क्या करता है, अपने एम्स को अटेन करना चाहता है। इनमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं करा चुकी हूँ आपको, ठीक है, जैसे ये है कॉन्टिन्यूस बजट, विच टाइप ऑफ ऑडिट इज़ मोर सुटेबल व्हेन देयर इज़ नो सेटिस्फैक्ट्री सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक, जब इंटरनल चेकिंग करने का कोई भी हमारे पास सेटिस्फैक्ट्री सिस्टम नहीं है, यानी कि हम सेटिस्फाई नहीं है कि इंटरनल चेक का हम किस सिस्टम से करें, कौन सा सिस्टम उसमें यूज़ हो रहा है, वो उससे हम सेटिस्फाई नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, कॉन्टीन्यूस ऑडिट को अडॉप्ट करेंगे। कॉन्टीन्यूस ऑडिट में क्या हो जाएगा, रेगुलर इंटरवल्स पे, इरेगुलर इंटरवल्स पे हम क्या करा सकते हैं, ऑडिट करा सकते हैं। ओके, ठीक है, एक पेपर आपका ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये मैं करा चुकी हूँ आपको, वेट, चलिए हम कर लेते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस। देखें, स्टेटमेंट्स प्रिपेयर टू शो फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड, फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड कौन शो करता है, वो आपके पास करती है बैलेंस शीट। ये याद रखना, बैलेंस शीट जो है एक स्टेटमेंट है, ठीक है, बाकी जो ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सभी अकाउंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वास्टिंग एसेट्स, वास्टिंग एसेट्स कौन सी होती हैं, वो होती हैं जिनको आप यूज़ करो और वो क्या होती जाए, कम होती जाए या फिनिश हो जाए, ठीक है। तो पेटेंट एक ऐसी एसेट्स हैं जो वास्टिंग एसेट्स नहीं हैं, क्योंकि माइंस आप यूज़ करोगे, माइंस में से अगर कोयला निकाल रहे हो तो वो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो फिनिश हो जाएगा, ऑयल फील्ड में भी ऐसे ही होगा, पत्थर की खानों में भी ऐसे ही होता है, बट पेटेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप उसे यूज़ करो और वो कम हो जाए। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है, यस ये कर चुके हैं हम, ये वाला पेपर पूरा कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, हम नेक्स्ट करते हैं, जो ये मैं बता रही हूँ ये पेपर पूरा हो चुका है और इसकी वीडियो आपके आपको चैनल पर मिल जाएगी,
ठीक है, तो आप वहाँ से कर लीजिएगा प्लीज़, देखिएगा ज़रूर, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है। चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, क्योंकि आप इसी वीडियो को डबल स्पीड पे करके देखिएगा। ठीक है, आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। इस वीक में आपके हम सीईटी प्रीवियस क्वेश्चन सभी करा देंगे। फिर कोशिश करेंगे कि एक दिन रेशियो एनालिसिस का रिवीजन करा दें, एक दिन आपको कैश फ्लो का रिवीजन करा दें। ठीक है, इनमें से क्योंकि क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं। टाइप्स ऑफ जो कॉस्टिंग है वो बता दें कि कौन सी कॉस्टिंग हम किसके लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारे एफ़र्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।